हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे NIOS क्लास 10 इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर, जिसके अंदर क्वेश्चन पेपर कैसा आता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, हमें कैसे आंसर्स को फ्रेम करना होता है और हमें कैसे उन्हें अटैम्प्ट करना होता है। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप लोग इसे एंड तक ज़रूर देखना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को ये बताऊँगी कि इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में 4 सेक्शन होते हैं, जिसमें सेक्शन ए होता है रीडिंग, सेक्शन बी होता है राइटिंग, सेक्शन सी होता है ग्रामर और सेक्शन डी होता है लिटरेचर। सेक्शन ए रीडिंग, इसमें 2 अनसीन पैसेजेस आते हैं जिन्हें पढ़ के हमें उनका आंसर देना होता है। सेक्शन बी राइटिंग में नोटिस, लेटर, मैसेज, रिपोर्ट और सेक्शन सी ग्रामर में प्रीपोजिशन, वर्ब की फॉर्म्स ऐसे फिलअप्स होते हैं। और सेक्शन डी लिटरेचर, जिसके अंदर हमारे बुक से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज गिवन बिलो आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, चूज द बेस्ट ऑप्शन वेयर एवर गिवन। इसमें बोला है कि हमें अपना ये फर्स्ट पैसेज पढ़ना है और आंसर देना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो पैसेज होता है वो किस टाइप के क्वेश्चन कंटेन करता है। पैसेज के अंदर 1 वर्ड के क्वेश्चन भी होते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी होते हैं, कुछ ऑप्शन वाले होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनका मीनिंग हमें बताना होता है। कुछ बच्चे इसमें ये गलती करते हैं कि वो सबसे पहले पैसेज पढ़ते हैं, उसके बाद आंसर ढूंढते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद हमें आंसर ढूंढते वक्त पैसेज को पढ़ना है। तो ऐसे ही हम देखते हैं, हाउ डिड द कंडक्टर हेल्प द लेडी गेट ऑफ द बस। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर ढूंढने के लिए हम अपना पैसेज शुरू से पढ़ते हैं। तो पैसेज का नेम है, लेट्स क्रिएट हैप्पीनेस अराउंड अस। अपने चारों ओर खुशियां कैसे फैलाएं। वन डे आई वॉज ट्रेवलिंग ऑन अ लोकल बस, अ लेडी हु सीम्ड टू बी फ्रॉम a remote village got on the bus with 3 young children and lots of luggage। यानी कि जब मैं एक दिन बस में यात्रा कर रहा था तो मैंने देखा एक औरत जो शायद गांव से आई थी, वो अपने 3 बच्चों के साथ और बहुत सारे सामान के साथ बस में चढ़ी। श्योर इनफ शी वॉज न्यू टू द सिटी। मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि वो शहर पहली बार आई थी। शी लुक्ड कंफ्यूज्ड एंड वरिड। वो बहुत ज्यादा परेशान और चिंतित दिख रही थी। शी डिड नॉट नो वर एग्जैक्टली हर बस स्टॉप वॉज। उसे ये नहीं पता था कि उसका बस स्टॉप एग्जैक्टली है कहाँ, कब आएगा, कहाँ है। ये हम सबके साथ भी होता है। फॉर एग्जाम्पल कि जब हम अपनी एक जगह से हम दूसरी जगह जाते हैं, हम वहाँ पे फर्स्ट टाइम ट्रैवल करते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है। हमें भी डर लगता है कि वो कैसा शहर होगा, कैसी जगह होगी, हम वहाँ पे मैनेज भी कर पाएंगे या नहीं। तो ऐसा ही इस लेडी के साथ भी हो रहा था जो इस पैसेज के अंदर बताया गया है। सो शी वॉज सो एंजाइशियस दैट एट एवरी स्टॉप शी गॉट अप टू चेक वेदर दैट वॉज हर बस स्टॉप। वो हर स्टॉप पे इतनी ज्यादा एंजाइशियस हो जा रही थी, जैसी बस रुकती किसी भी स्टॉप पे वो तुरंत जाती और चेक करती कि उसका स्टॉप आया है या नहीं। द बस कंडक्टर एट एवरी स्टॉप टोल्ड हर, आई विल टेल यू व्हेन योर स्टॉप अराइव्स, डोंट वरी। तो जो उस बस का कंडक्टर था वो उसे हर स्टॉप पे यही कहता कि जब आपका स्टेशन आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, आप प्लीज टेंशन मत लो, डोंट वरी। द बस कीप्ड रनिंग। बस चल रही थी। पीपल वर गेटिंग ऑन एंड ऑफ द बस। लोग बस में चढ़ भी रहे थे, उतर भी रहे थे। द लेडी वॉज नॉट कंफर्टेबल विद द वर्ड्स ऑफ द कंडक्टर। लेकिन वो जो औरत थी वो कंडक्टर के वर्ड से ना कंफर्ट नहीं थी, उसे उस पर भरोसा सा नहीं हो रहा था। सो शी डेस्परेटली ट्राइड टू लुक आउट ऑफ द क्राउडेड बस टू चेक इफ हर स्टेशन हैड अराइव्ड। तो वो क्या कर रही थी कि वो बार बार ये झांकने की कोशिश कर रही थी कि उसका स्टेशन आया है, नहीं आया। फाइनली द बस रीच्ड हर बस स्टॉप। फाइनली उसका स्टॉप आ गया और जो बस थी वो उसके स्टॉप पे पहुंच गई थी। द कंडक्टर कॉल्ड हर रिस्पेक्टफुली एंड हेल्प हर गेट ऑफ द बस बाय लिफ्टिंग हर चिल्ड्रन एंड लगेज वन बाय वन। तो जो वो कंडक्टर था उसने हेल्प की, उसकी बहुत ही इज्जत से उसे बुलाया, उसकी मदद की, उसके सामान को एक एक करके उतारा, उसके बच्चों को उतारा। द लेडी स्टार्टेड शाउटिंग एट हर चिल्ड्रन, डोंट गो टू द रोड। तभी वो औरत चिल्लाई और उसने अपने बच्चे से कहा कि रोड की तरफ मत जाओ, डोंट गो टू द रोड। द बस मूव्ड ऑन एंड सो डिड आई। तो बस चल पड़ी और मैं भी। आई वॉज रियली मूव्ड बाय द एटीट्यूड ऑफ द कंडक्टर। लेकिन उस कंडक्टर के व्यवहार ने मुझे बहुत प्रभावित किया। एज आई वॉज क्लोज टू द मेन डोर, जैसा कि मैं मेन डोर के मतलब कि मैं बस के दरवाजे के पास खड़ा था। आई कॉल्ड द कंडक्टर एंड सेड, यू आर अ रियली गुड कंडक्टर। तो मैं कंडक्टर के पास गया और मैंने उसे बोला कि तुम बहुत ज्यादा अच्छे कंडक्टर हो। ही लुक्ड कंफ्यूज एंड सैड। वो कंफ्यूज हुआ और उसने कहा, ब्रदर विल यू प्लीज रिपीट योर वर्ड्स। भाई साहब क्या आप अपने वर्ड्स को दोबारा रिपीट करोगे। व्हेन आई रिपीटेड, टीयर्स स्टार्टेड फ्लोइंग डाउन हिज चेक्स। दोबारा से मैंने अपने वर्ड्स को रिपीट
कॉम्प्लीट किया तो उसके गालों पर आंसू लुढ़क आए। ही फोल्डेड हिज हैंड्स एंड सेड, उसने अपने हाथों को फोल्ड किया और कहा, आई हैव बीन डूइंग लाइक दिस फॉर द पास्ट 30 years. Nobody has complimented me till now. वो कहता है कि मैं ये काम पिछले 30 सालों से कर रहा हूँ, लेकिन आज तक मुझे किसी ने भी ऐसा कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया। हाउ हैप्पी आई एम टूडे, आज मैं कितना खुश हूँ मैं आपको बता नहीं सकता। टीयर्स वेल्ड अप इन माई आईज, मेरी आंखों में आंसू खुद आ गए। बिकॉज आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस, क्योंकि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। द कंडक्टर बिहेवियर ओपन माई आईज, आई रियलाइज हाउ अ सिंपल कॉम्प्लीमेंट ऑफ माइंड क्रिएटेड सो मच जॉय इन हिम। जो कंडक्टर का व्यवहार था उसने मेरी आंखें खोल दी और तब मैंने ये रियलाइज किया कि एक सिंपल सा कॉम्प्लीमेंट, एक छोटी सी तारीफ भी किसी भी इंसान को कितनी ज़्यादा खुशी दे सकती है। From that day, I started complimenting people whenever a job is done with a lot of love a compassion. उस दिन से मैंने हर उस इंसान को कॉम्प्लीमेंट देना शुरू कर दिया जो अपने काम में माहिर था और वो अच्छे से कर रहा था। We don't require to do a big service to create happiness around us. हमें कोई भी बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है अपने चारों ओर खुशी फैलाने के लिए। It is sufficient to follow the path of love in our day to day life. प्यार भरे दो बोल भी हमारी निजी जिंदगी में बहुत सही होते हैं। Nowadays I always say please and thank you. आजकल मैं हमेशा इन दो शब्दों का प्रयोग करता हूँ, प्लीज कृपया और थैंक यू धन्यवाद। आई ऑल्सो नेवर फॉरगेट टू कॉम्प्लीमेंट एनी वन हु डज अ जॉब वेल, और मैं अभी भी किसी भी इंसान को कॉम्प्लीमेंट देना नहीं भूलता हूँ जिन्होंने अपनी जॉब बहुत अच्छे से की। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, हाउ डिड द कंडक्टर हेल्प द लेडी गेट ऑफ द बस। सो इसका आंसर थर्ड पैराग्राफ में है। द कंडक्टर कॉल्ड हर रिस्पेक्टफुली एंड हेल्प्ड हर गेट ऑफ द बस बाय लिफ्टिंग हर चिल्ड्रन एंड लगेज वन बाय वन। जैसा मैंने आपको भी बताया कि उसने उसे इज्जत से बुलाया, उसकी हेल्प की और उसके बच्चों को उतारा, फिर एक के बाद एक उसके सामान को। उसी तरह सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड टीयर्स स्टार्ट फ्लोइंग डाउन द कंडक्टर चीक्स। कैसे कंडक्टर की आंखों से आंसू क्यों आए। तो इसका आंसर भी हमें हमारे पैसेज में मिलेगा। ये देखो, I have been doing like this for the past 30 years. Nobody has complimented me till now. क्योंकि उसे बीते 30 सालों में आज तक किसी ने कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया था, इसलिए। तो अब जो ये थर्ड क्वेश्चन है वो ऑप्शन वाइज है। Why was the lady confused and worried? वो औरत परेशान क्यों थी। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है, she was not able to take care of her luggage. क्या वो अपने सामान की देखभाल नहीं कर पा रही थी। सेकेंड ऑप्शन है, हर चिल्ड्रन वर कॉन्स्टेंटली ट्रबलिंग हर, उसके बच्चे उसे लगातार परेशान कर रहे थे। थर्ड ऑप्शन है, शी डिड नॉट नो वेयर एग्जैक्टली हर बस स्टॉप, उसे ये नहीं पता था कि उसका बस स्टॉप कहाँ है। या फिर डी ऑप्शन, द कंडक्टर वॉज वेरी कर्ट एंड रूड, वो कंडक्टर बहुत बदतमीज और अड़ियल था। तो जैसा कि हमने पैसेज में पढ़ा तो इसका सही आंसर सी है, शी डिड नॉट नो वेयर एग्जैक्टली हर बस स्टॉप वॉज, कि उसे सच में नहीं पता था कि उसका बस स्टॉप कहाँ है। ऐसी क्वेश्चन नंबर 4 भी ऑप्शन वाइज पैटर्न में है। Why did the lady try to look out of the crowded bus? वो बार बार उस भीड़ वाली बस से बाहर क्या देखने की कोशिश कर रही थी। तो ऑप्शन 1 है, टू चेक इफ हर स्टेशन हैड अराइव्ड, यह देखने के लिए कि उसका स्टेशन आया है या नहीं। सेकंड ऑप्शन है, शी वांटेड टू सी द ब्यूटीफुल सीनरी आउटसाइड, क्या वो बाहर के नज़ारे देखना चाह रही थी। ऑप्शन सी है, शी वॉज ट्राइंग टू काउंट द कार्स विच वर पासिंग, या वो उन कार्स को गिनना चाह रही थी जो वहां से जा रही थी। और ऑप्शन डी है, शी वांटेड टू ब्रीथ सम फ्रेश एयर एज द बस वर ओवर क्राउडेड, या वो बाहर ताज़ी हवा लेना चाहती थी क्योंकि बस में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो इसका राइट आंसर है ए, टू चेक इफ हर स्टेशन है अराइव, ये देखना कि उसका स्टेशन आया है या नहीं। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, कंप्लीट द स्टेटमेंट्स। तो इसमें क्या है, हमें 2 स्टेटमेंट दे रखी है, हमें उसे कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट है, वी डोंट रिक्वायर यू डू टू अ बिग सर्विस टू डैश। अब हमें पैसेज में जाके ये लाइन देखनी है और इसके आगे की लाइन को कंप्लीट करना है। तो देखो ये लाइन, वी डोंट रिक्वायर टू डू अ बिग सर्विस टू क्रिएट हैप्पीनेस अराउंड अस। तो इसका आंसर है टू क्रिएट हैप्पीनेस अराउंड अस। ऐसी जो इसका बी पार्ट है उसका क्वेश्चन है, अ सिंपल कॉम्प्लीमेंट कैन गिव सो डैश टू द रिसीवर। एक सिंपल सा कॉम्प्लीमेंट किसी को भी डैश दे सकता है। तो फिर अब हम देखेंगे कि ये लाइन कहाँ पर है, दोबारा से अपने पैसेज में जाके। तो ये लाइन यहाँ पे है, हाउ अ सिंपल कॉम्प्लीमेंट ऑफ माइंड क्रिएटेड सो मच जॉय, ये इसका आंसर है। तो ऐसे ही हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, फाइंड वर्ड्स इन द पैसेज दैट मीन द सेम एज। अब क्या होता है, अब जैसे यहाँ पे तो बोला है कि सेम, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कभी कभी बोलते हैं कि एंटोनियम बताओ, कभी कभी बोलते हैं अपोजिट बताओ, सिनोनियम बताओ। तो यहाँ पे पूछा गया है कि हमें सेम मीनिंग बताना है। तो इसमें फर्स्ट है, प्रेज्ड समबडी, और हमें बता रखा है कि कौन से पैराग्राफ में, यानी कि पैरा 4 में। तो हम जाएंगे पैरा 4 में और देखेंगे इस वर्ड से सिमिलर वर्ड कौन सा है इसका, कॉम्प्लीमेंटेड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है कॉम्प्लीमेंटेड। ऐसे हम देखते हैं बी पार्ट क्या है, फार अवे या फिर डिस्टेंट।
और ये हमें किस में दे रखा है, पैरा 1 में। तो इसका आंसर होगा रिमोट, ठीक है, क्योंकि बताया था ना मैंने आपको कि वो बहुत दूर से आई थी, गाँव से आई थी। तो रिमोट का मीनिंग होता है फार अवे या फिर डिस्टेंट। तो ऐसे ही आप लोगों ने देखा कि हमें पैसेज वाले क्वेश्चन में सारे आंसर पैसेज के अंदर मिल जाते हैं। हमें इसी तरीके से पैसेज को अटेम्प्ट करना होता है, बहुत ही इजीली हम इसे कंप्लीट कर सकते हैं और पूरे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो ऐसी क्वेश्चन नंबर 2 भी पैसेज होता है, इसमें भी सेम वही है कि बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज गिवन बिलो आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, चूज द बेस्ट ऑप्शन वेयर एवर गिवन, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। इसमें भी हमें वही करना है, पैसेज को अच्छे से पढ़ना है और आंसर करना है। मैं वही बात फिर से रिपीट करूंगी कि पहले हमें पैसेज नहीं पढ़ना होता, पहले हमें क्वेश्चन देखना होता है, उसके बाद हमें पैसेज पढ़ना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम क्वेश्चन 1 की तरह ही होगा। क्वेश्चंस को पढ़ के हमें इस पैसेज को कवर अप करना होगा। सारे आंसर हमें पैसेज में ही मिलते हैं, बस हमें वहां से सही आंसर लिखने होते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं अपने सेकंड सेक्शन की ओर, सेक्शन बी यानी कि राइटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3, लाउड स्पीकर्स आर प्लेड एवरी डे इन योर लोकेलिटी ऑन सम प्रिटेक्ट्स और द अदर, राइट अ लेटर टू द पुलिस इंस्पेक्टर ऑफ योर लोकेलिटी कंप्लेनिंग अगेंस्ट द न्यूसेंस ऑफ लाउड स्पीकर। तो इसमें क्या है कि जो डीजे या फिर जो लाउड स्पीकर्स होता है वो हर दिन आपकी लोकेलिटी में, मतलब आपके एरिया में बजते हैं, कभी किसी रीजन से कभी किसी रीजन से। तो हमें अपने ही एरिया के पुलिस इंस्पेक्टर को लेटर लिखना है और कंप्लेन करनी है, किसके अगेंस्ट, न्यूसेंस ऑफ द लाउड स्पीकर्स। तो इसके अंदर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेंडर एड्रेस यानी कि अपना एड्रेस जो भेज रहे। कभी कभी क्या होता है कि सेंडर एड्रेस हमें मेंशन नहीं होता, तो हमें कुछ भी अपने तरीके से सेल्फ लिख देना होता है, या फिर हम XYZ ABC कुछ भी यूज कर सकते हैं। और अगर हमें क्वेश्चन में मेंशन है तो हमें वही लिखना होता है। उसके बाद हम डालेंगे डेट, उसके बाद आएगा रिसीवर एड्रेस। तो यहाँ पे हमें पुलिस इंस्पेक्टर दे रखा था क्वेश्चन में, तो पुलिस इंस्पेक्टर लिखेंगे, वरना कभी कभी सुप्रीडेंट होता है। ये एक कंप्लेनिंग लेटर है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। जैसा क्वेश्चन में होगा हमें सेम वही पोस्ट सब कुछ वही लिखना होता है। उसके बाद सब्जेक्ट आता है जो हमें क्वेश्चन में ही मेंशन होता है, तो सब्जेक्ट भी हम वही लिखेंगे, कंप्लेनिंग अगेंस्ट द न्यूसेंस ऑफ लाउड स्पीकर्स आर। रिस्पेक्टेड सर, लेटर की बॉडी में क्या होता है, सबसे पहले कंटेंट आता है, उसके बाद जो मटेरियल है वो आता है कि क्या लिखना है इसमें क्या नहीं लिखना, एंड देन हम अपने लेटर को एंड अप करते हैं। तो ये लेटर की बॉडी होती है, जिसमें सबसे पहले मैंने बताया कि विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द न्यूसेंस कॉज्ड बाय द लाउड स्पीकर, कि मैं आपका ध्यान लाउड स्पीकर से होने वाले शोर की ओर खींचना चाहती हूँ। दीज डेज वेरियस एग्जामिनेशन आर गोइंग ऑन, बट एट ऑल द रिलीजियस प्लेसेस और बिकॉज ऑफ द वेडिंग सीजन्स द लाउड स्पीकर्स आर प्लेड इन फुल वॉल्यूम, ड्यू टू विच स्टूडेंट्स कैन नॉट डू देयर स्टडी प्रॉपरली, इवन द ओल्ड पीपल्स और पेशेंट नियर बाय हॉस्पिटल कैन नॉट स्लीप प्रॉपरली। इसमें लिखा है, आपको पता ही है कि बहुत सारे बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं, लेकिन वेडिंग सीजन्स और रिलीजियस प्लेसेस की वजह से रोज फुल वॉल्यूम में लाउड स्पीकर बजते हैं, जिसके कारण बच्चे पढ़ नहीं पाते और बूढ़े लोग या फिर जो पेशेंट्स हैं पास के हॉस्पिटल्स में वो अच्छे से सो नहीं पाते। तो द वॉल्यूम शुड बी कीप लो इफ दे आर टू बी प्लेड एट ऑल, कि अगर उन्हें स्पीकर बजाने भी है तो उसकी वॉल्यूम धीरे होनी चाहिए। आई विल रिक्वेस्ट यू टू लुक दिस मैटर, और लाउड स्पीकर शुड नॉट बी अलाउड आफ्टर 10 PM और बिफोर 5 AM। मैं चाहती हूँ कि आप इस घटना की ओर ध्यान दें और लाउड स्पीकर को अलाउड नहीं करना चाहिए रात को 10 बजे के बाद और सुबह 5 बजे के बाद। आई कंप्लेन सेवरल टाइम्स बट योर अथॉरिटी कैन नॉट टेक एन एक्शन। आई होप यू विल अंडरस्टैंड अवर प्रॉब्लम एंड टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन एज सून एज पॉसिबल। मैंने बहुत बार कंप्लेन करी आपकी अथॉरिटी में, लेकिन वहाँ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। मैं आशा करती हूँ कि आप मेरी प्रॉब्लम समझोगे और इसके खिलाफ एक स्ट्रिक्ट एक्शन लोगे। तो हमें जैसे लेटर में नेम मेंशन नहीं था तो XYZ का यूज किया है, अगर नेम मेंशन है तो इसी तरीके से आप नेम लिख दोगे जो भी क्वेश्चन में होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एक रिपोर्ट राइटिंग है, जिसपे हमें दे रखा है एन NGO हेल्थ फॉर ऑल ऑर्गेनाइज अ हेल्थ चेकअप कैंप इन योर एरिया। एक NGO है जिसका नेम है हेल्थ फॉर ऑल, उसने एक हेल्थ चेकअप हमारे एरिया में शुरू किया है। यू आर दीपक और दीपिका, आप दीपक या फिर दीपिका है, एंड यू विजिटेड द कैंप एज अ जर्नलिस्ट, और आपने कैंप विजिट किया है, आप उस कैंप में गए हो क्योंकि आप क्या हो, एक जर्नलिस्ट हो। यू ऑल्सो गॉट योर हेल्थ चेकअप एट द कैंप, आपने भी वहाँ पे अपना हेल्थ चेकअप करवाया। राइट अ रिपोर्ट इन अबाउट 100 वर्ड्स, हमें एक रिपोर्ट लिखनी है 100 वर्ड्स में। किसके लिए लिखनी है, अपने न्यूज़पेपर के लिए, क्योंकि हम क्या है, एक जर्नलिस्ट है। इसमें मेंशन है ना कि यू आर अ जर्नलिस्ट। रिपोर्ट ऑन हाउ द प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ द पीपल ऑफ योर एरिया एंड नियर बाय एरियाज वॉज डन, कि कैसा लोगों का ट्रीटमेंट हुआ, क्या क्या उसमें बताया गया, कौन कौन सी मेडिसिन इंक्लूड की गई, कौन कौन से टेस्ट बताए गए। तो इसी पे हमें एक रिपोर्ट लिखनी है।
तो जब भी हम रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं हमें दो बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। पहली बात कि जो रिपोर्ट राइटिंग होती है वो हमेशा बॉक्स में होती है, और दूसरी द रिपोर्ट शुड बी ऑन द पास्ट टेंस। जो रिपोर्ट होती है वो हमेशा पास्ट टेंस में होती है, हम उसे प्रेजेंट में या फ्यूचर में नहीं लिख सकते हैं। तो ऐसी सबसे पहले हमारे टॉपिक का नाम आता है जैसे हेल्थ फॉर ऑल, एनजीओ कंडक्ट सक्सेसफुल हेल्थ चेकअप कैंप इन द एरिया। हेल्थ फॉर ऑल एनजीओ ने बहुत ही सक्सेसफुल हेल्थ चेकअप कैंप हमारे एरिया में लगाया। अ हेल्थ चेकअप कैंप वॉज रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय द नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ फॉर ऑल इन अवर एरिया। कि हमारे एरिया में एक एनजीओ जिसका नेम है हेल्थ फॉर ऑल, उसने एक कैंप लगाया जो एक डेली बेसिस चेकअप कैंप था। द कैंप एम टू प्रोवाइड प्रॉपर ट्रीटमेंट। इस कैंप को लगाने का मोटिव या लक्ष्य क्या था कि लोगों को एक प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल पाए और उन्हें पता चले कि क्या क्या बीमारियां हैं। एज अ जर्नलिस्ट आई विजिटेड द कैंप एंड ऑल्सो हैड माई हेल्थ चेकअप डन। एक जर्नलिस्ट होने के नाते मैंने भी उस कैंप में विजिट किया, मैं भी वहां गई, मैंने भी वहां देखा और मैंने भी अपना हेल्थ चेकअप करवाया। तो जो चीजें हमें क्वेश्चन में मेंशन होती है हमें उन्हीं पॉइंट्स को लेके अपनी रिपोर्ट तैयार करनी होती है। तो ऐसे इसमें आगे है, द कैंप वॉज वेल ऑर्गेनाइज एंड वेल एक्यूपाइड विद अ टीम ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर्स। जो कैंप था वो बहुत ज्यादा अच्छे से ऑर्गेनाइज किया हुआ था, वहाँ पे क्वालिफाइड डॉक्टर्स की टीम थी, ठीक है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स थे जो पेशेंट्स को अटेंड कर रहे थे। द डॉक्टर कंडक्टेड वेरियस टेस्ट। डॉक्टर ने बहुत सारे टेस्ट भी कंडक्ट करवाए जैसे ब्लड शुगर टेस्ट, और ये सब कुछ क्या थे, फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब इनका कोई पैसा नहीं था, कुछ नहीं था, फ्री कैंप था। तो बहुत सारे टेस्ट भी हुए, ठीक है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट थे। द टेस्ट हेल्प इन आइडेंटिफाइंग वेरियस हेल्थ इश्यूज फेस्ड बाय द पीपल इन द एरिया। और उन टेस्टों से क्या हेल्प मिली, बहुत सारे ऐसे इशू आइडेंटिफाई हुए जो वहाँ के मतलब उस एरिया के लोग फेस कर रहे थे। द एनजीओ ऑल्सो प्रोवाइडेड फ्री मेडिसिन टू पेशेंट। एनजीओ ने मरीजों को फ्री मेडिसिन मतलब कि जो दवाइयां हैं वो मुफ्त में दी, ठीक है। द डॉक्टर एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ऑल्सो प्रोवाइड वैल्यूएबल एडवाइस एंड सजेशन टू द पेशेंट। डॉक्टर्स ने क्या किया, जो मरीज थे उनको उनकी हेल्थ कंसर्न्स के लिए बहुत सारे सुझाव दिए, बहुत सारी चीजें समझाई। द कैंप वॉज अ ग्रेट सक्सेस, ठीक है। जो कैंप था उसने एक बड़ी महान सफलता प्राप्त की क्योंकि बहुत सारे लोग आए थे। विद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिसीविंग ट्रीटमेंट एंड रेमेडियल मेजर्स। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोगों ने अपना ट्रीटमेंट करवाया। द एनजीओ इनिशिएटिव वॉज कमेंडेबल एज इट एम्स टू प्रोवाइड हेल्थ केयर टू दोज हु कैन नॉट एफोर्ड इट। तो जो एनजीओ था उसका एक लक्ष्य क्या था कि ऐसे लोगों को सेवा प्रदान करना जो लोग इसको एफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपना चेकअप कराएं या अपनी देखभाल करें या अपने टेस्ट वगैरह कराएं, तो उन लोगों के लिए बेस्ट था। सच कैंप्स हेल्प इन रेजिंग अवेयरनेस। ऐसे कैंपों से लोगों में जागरूकता फैलती है किस चीज़ को लेके, अपनी हेल्थ केयर को लेके, एंड ऑल्सो हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द हेल्थ इश्यूज। और इससे उन्हें पता चलता है उनके स्वास्थ्य में क्या क्या दिक्कतें हैं। तो ओवरऑल द हेल्थ चेकअप कैंप ऑर्गेनाइज्ड बाय हेल्थ फॉर ऑल वाज अ ग्रेट सक्सेस एंड वी होप टू सी मोर सच इनिशिएटिव इन द फ्यूचर। जो ये रिपोर्ट थी उसमें यही है, हमें जो क्वेश्चन में पॉइंट्स दिए होते हैं हमें उन्हीं की हेल्प लेके अपनी रिपोर्ट तैयार करनी होती है जो हमेशा पास्ट टेंस में होती है, और उसकी एंडिंग भी हमें ऐसी करनी होती है, द प्रोग्राम वॉज ग्रेट, द कैंप वॉज ग्रेट सक्सेस, यही सब कुछ। तो इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, गिवन बिलो आर 3 situations, choose one of them and write a paragraph on it in about 100 words। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या होता है कि हमें ना 3 सिचुएशन दी जाती हैं, ठीक है, और हमें एक चूज करनी होती है उनमें से और हमें 100 वर्ड्स के अंदर लिखनी होती है। तो जो फर्स्ट सिचुएशन है, 1 sees children working as help in shops and in industry, कि हम लोग देखते हैं कि दुकानों में, फैक्ट्रियों में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आज भी काम करते हैं। द राइट ऑफ द चाइल्ड आर अब्यूज्ड स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। तो जो विकासशील देश है उनमें तो बच्चों का काफ़ी हनन हो रहा है। चाइल्ड लेबर कैन नॉट बी एबॉलिश्ड अनलेस देयर इज़ अ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। चाइल्ड लेबर कहीं भी अलाउड नहीं है, और वैसे भी जो एजुकेशन है वो क्या है, फ्री और कंपल्सरी है। राइट व्हाट यू फील अबाउट चाइल्ड लेबर इन अ पैराग्राफ। तो हमें बताना है कि हम चाइल्ड लेबर के बारे में क्या फील करते हैं। तो जैसा कि इसमें आंसर है, चाइल्ड लेबर इज़ अ सोशल एविल दैट इज़ प्रिवलेंट इन मैनी डेवलपिंग कंट्रीज। चाइल्ड लेबर समाज के लिए एक बहुत बड़ी बुराई है, लेकिन आज भी यह बहुत सारे विकासशील देशों में क्या है, प्रचलित है। इट इज़ एन अनफॉर्चुनेट रियलिटी दैट चिल्ड्रन who should be enjoying their childhood are forced to work in order to support their families।
कि ये बहुत दुख की बात है। बच्चों को जिस उम्र में खेलना कूदना चाहिए, अपने बचपन को जीना चाहिए, उस उम्र में वो अपने परिवार को संभालने के लिए या फिर उन्हें सपोर्ट करने के लिए उन्हें ज़बरदस्ती काम पर भेजा जाता है या फिर वो खुद काम करते हैं। चाइल्ड लेबर डिप्राइव्स चिल्ड्रन ऑफ देयर राइट टू एजुकेशन एंड एक्सपोजेस दैम टू हजारडस वर्किंग कंडीशन। जो चाइल्ड लेबर है यानी कि बच्चों से जो काम करवाया जाता है, जो उनसे मजदूरी करवाई जाती है, इससे उनका जो राइट टू एजुकेशन है यानी कि जो उनका शिक्षा का अधिकार है उसका हनन हो रहा है, वो ख़त्म हो रहा है और बच्चों को एक बहुत ही खतरनाक वर्किंग कंडीशन में काम करने के लिए भेजा जाता है। दिस प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व्ड अनलेस देयर इज़ अ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन। और ये समस्या तब तक ख़त्म नहीं हो सकती या तब तक इसका सॉल्यूशन या इसको तब तक हम हल नहीं कर सकते जब तक जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, वो सबके लिए, हर एक बच्चे के लिए मुफ्त हो जाए। एजुकेशन इज द की टू ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ पॉवर्टी एंड एंश्योरिंग दैट चिल्ड्रन हैव अ बेटर फ्यूचर। शिक्षा ही एक वो चाबी है या फिर कह सकते हैं कि शिक्षा ही एक वो चीज़ है जो इस गरीबी और जो ये बच्चों का हनन हो रहा है या फिर जो बच्चों के साथ बुरा हो रहा है उसको ख़त्म कर सकती है और उनका एक बेटर फ्यूचर बना सकती है, उनके भविष्य को सफल बना सकती है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? सरकार की, एनजीओ की, जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना, एनजीओज, उनकी है या फिर सिविल सोसाइटी की है कि वो क्या करें, वो इस मुद्दे पे मिलके काम करें और चाइल्ड लेबर को बिल्कुल बैन करवा के चिल्ड्रन को कैसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाएं, एक हैप्पी और फुल फीलिंग लाइफ की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाएं, एक ऐसी लाइफ उन्हें प्रदान करें। एवरी चाइल्ड डिजर्व द चांस टू ग्रो अप। हर एक बच्चा डिजर्व करता है एक मौका आगे बढ़ने के लिए, खुद को बढ़ाने के लिए एंड रीच देयर फुल पोटेंशियल। इट्स अप टू ऑल ऑफ अस टू एंश्योर दैट दिस हैपेंस। और ये होना ज़रूर चाहिए कि चाइल्ड लेबर जो है वो बैन हो जाए। तो ऐसे ही ये फर्स्ट सिचुएशन थी। अब है सेकंड सिचुएशन। इट इज़ अ कॉमन साइट टू सी पीपल वेस्टिंग वाटर। आजकल हम देखते हैं कि जो पानी है उसका बहुत ही ज़्यादा दुरुपयोग किया जा रहा है, उसे बहुत ज़्यादा वेस्ट किया जा रहा है। ड्रिंकिंग वाटर इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर ऑफ अ रेयर कॉमोडिटी। एक समय ऐसा भी आएगा जब पीने के लिए भी पानी हमें बहुत मुश्किल से मिलेगा। अ डे विल सून कम व्हेन अवर थर्स्ट मे नॉट गेट क्विंच्ड। एक दिन ऐसा भी आएगा जब हमारी प्यास नहीं बुझेगी। गिव योर ओपिनियन इन अ पैराग्राफ ऑन हाउ टू सेव वाटर। तो इसमें हमें सेव वाटर के ऊपर पैराग्राफ लिखना है। सेकंड सिचुएशन में सेम वैसे ही लिखना है जैसे हमने फर्स्ट में लिखा है। ऐसे थर्ड सिचुएशन है, ड्यू टू कोविड-19 रेस द वर्ल्ड हैज लॉस्ट मैनी ऑफ इट्स पीपल। कोरोना के समय में दुनिया ने बहुत सारे लोग खोए। द इकोनॉमी ऑफ नियरली ऑल कंट्रीज हैड अ सेटबैक एंड एजुकेशन सफर्ड द मोस्ट विद स्कूल एंड कॉलेजेस रिमेनिंग क्लोज। ठीक है, तो हर देश की, विश्व के सभी देशों की जो अर्थव्यवस्था थी उसको भी हानि पहुंची और इसके साथ किसको पहुंची? एजुकेशन को भी बहुत ही सफर करना पड़ा कोविड में, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस सब बंद हो गए थे। एज नो मेडिसिन इज देयर फॉर द डिजीज। जैसा कि सब जानते हैं कि इस बीमारी के लिए कोई भी दवाई नहीं है। पीपल हैव टू फॉलो द नॉर्म सेट बाय डॉक्टर एंड द गवर्नमेंट। तो लोगों को जो डॉक्टर ने या फिर सरकार ने जो नियम बनाए थे उन्हीं के तहत चलना था। तो राइट डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज नॉर्म्स इन ऑर्डर टू कंट्रोल द डिजीज। तो इसमें हमें क्या करना है, इस सिचुएशन के अंदर हमें जो नॉर्म्स यानी कि जो डॉक्टर्स और सरकार ने हमें जो सुझाव दिए थे कि कैसे कोविड को कंट्रोल करें, हम क्या क्या तरीके अपनाएं, उन सब के ऊपर इस सिचुएशन का आंसर हमें लिखना है। उसके बाद हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रीड द कन्वर्सेशन गिवन बिलो। जो नीचे बातचीत दे रखी है हमें उसे पढ़ना है। तो फर्स्ट इसमें अजीत कैरेक्टर है और सेकंड कैरेक्टर है इसमें कल्याणी। तो इन दोनों के बीच की एक बात हो रखी है, हमें वो बात पढ़नी है। तो फर्स्ट अजीत बोलता है हेलो, मे आई स्पीक टू देव, आई एम हिज फ्रेंड अजीत। अजीत बोलता है कि हेलो, क्या मैं देव से बात कर सकता हूँ, मैं उसका फ्रेंड अजीत बोल रहा हूँ। उसके बाद कल्याणी बोलती है माई ब्रदर इज नॉट एट होम, आई एम हिज सिस्टर कल्याणी। कि मेरा भाई घर पे नहीं है, मैं उसकी बहन कल्याणी बोल रही हूँ। उसके बाद अजीत बोलता है कुड यू प्लीज गिव हिम अ मैसेज, क्या तुम प्लीज उसे मेरा एक मैसेज पहुंचा दोगी। तो कल्याणी बोलती है ऑफ कोर्स, हाँ जरूर मैं पहुंचा दूंगी। तो अजीत बोलता है टेल हिम दैट द ओल्ड स्टूडेंट स्कूल रियूनियन इज टेकिंग प्लेस ऑन फ्राइडे द 25th ऑफ दिस मंथ एट 5 PM एट द ताज होटल। तो अजीत उसे बताता है कि जो ओल्ड स्कूल स्टूडेंट का रियूनियन हो रहा है तो वो कब है, वो फ्राइडे को है, इसी महीने फ्राइडे को है, 25 तारीख को है, शाम को 5 बजे। और कहाँ पे है, वेन्यू क्या है, ताज होटल। ही हैज टू कम टू द रियूनियन। तो उसे रियूनियन में आना पड़ेगा, सभी बच्चे आएंगे, पुराने सारे सभी, 2 स्कूल में पढ़ने वाले, तो उसे भी आना है।
तो कल्याणी बोलती है आई विल सर्टेनली गिव हिम योर मैसेज, मैं उसे पक्का तुम्हारा मैसेज पहुंचा दूंगी। उसके बाद अजीत फिर बोलता है थैंक यू। कल्याणी इज लिविंग फॉर दिल्ली, कल्याणी है वो दिल्ली के लिए निकल रही थी। कब निकल रही थी? शाम को निकल रही थी कल्याणी दिल्ली के लिए। सो शी लीव्स अ मैसेज फॉर हर ब्रदर, तो उसने अपने भाई को एक मैसेज लिखा। राइट द मैसेज एज कल्याणी, तो हमें कल्याणी का वो मैसेज लिखना है। तो मैसेज भी हमेशा बॉक्स में होता है जिसमें राइट साइड डेट आती है, लेफ्ट साइड टाइम आता है। उसके बाद जैसे यहाँ पे तो देव नेम दे रखा है तो देव आएगा, वरना जो भी क्वेश्चन में रिसीवर का नेम होगा वो आएगा। तो उसने लिखा है हे देव, अजीत कॉल्ड एंड वांटेड मी टू लेट यू नो दैट द ओल्ड स्टूडेंट स्कूल रियूनियन इज ऑन फ्राइडे द 25th ऑफ दिस मंथ एट 5 PM एट द ताज होटल। कि हेलो देव, अजीत का कॉल आया था और उसने मुझे तुम्हें ये बताने के लिए कहा था कि ओल्ड स्कूल का जो रियूनियन हो रहा है वो फ्राइडे को हो रहा है, 25 तारीख को हो रहा है इसी महीने, और शाम को 5 बजे, और वेन्यू है ताज होटल। यू शुड डेफिनेटली ट्राई टू मेक इट टू द रियूनियन, तुम्हें इस रियूनियन में जरूर जाना चाहिए। ओके टेक केयर बाय, ठीक है तुम अपना ध्यान रखना बाय। नीचे सेंडर का नेम, इसमें कल्याणी मेंशन था तो कल्याणी आएगा, वरना जो भी सेंडर का नेम होगा वो लास्ट में आएगा। तो सेक्शन बी में हमने देखा कि कैसे राइटिंग सेक्शन को हम अटेम्प्ट करते हैं। जैसे रिपोर्ट मैंने आपको बताई हमेशा पास्ट में होती है, फिर सिचुएशन बताई कि 3 सिचुएशन आपको दी जाएगी, कोई भी एक जिसका टॉपिक आपको ज्यादा इजी लगे आपको वो लिखना होता है। ऐसी लेटर बताया कि कंप्लेनिंग लेटर में सबसे पहले सेंडर एड्रेस आता है, फिर रिसीवर एड्रेस आता है, फिर हम अपनी लेटर की बॉडी को फ्रेम करते हैं। तो इसी से हमारा सेक्शन भी कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन यानी कि सेक्शन सी ग्रामर की ओर। तो ग्रामर में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, रीड द कन्वर्सेशन गिवन बिलो एंड कंप्लीट द पैराग्राफ द फॉलोज यूजिंग एन इनडायरेक्ट स्पीच बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स अप्रोप्रिएटली। यानी कि नीचे हमें कन्वर्सेशन दे रखी है 2 लोगों के बीच और हमें उसे पढ़ना है और अपने पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। सो इसमें 2 कैरेक्टर है, इसमें भी माधव और पोस्टल क्लर्क। तो माधव बोलता है प्लीज गिव मी अ पोस्टल स्टैम्प फॉर दिस लेटर, आई वांट टू सेंड इट टू नेक्स्ट विलेज। तो माधव बोलता है मुझे इस लेटर के लिए एक पोस्टल स्टैम्प दे दो, मुझे इसे दूसरे मतलब पास के ही गांव में भेजना है। तो पोस्टल क्लर्क बोलती है हियर यू आर सर, ये लीजिए सर, दैट विल बी ₹5, ये 5 रुपए की है। तो माधव बोलता है यू चार्ज मी ₹5 येस्टरडे फॉर अ लेटर टू चेन्नई एंड दिस इज ओनली अ शॉर्ट डिस्टेंस अवे। तो माधव कहता है कि कल भी तुमने मुझसे 5 रुपए चार्ज लिया था, तो वो तो चेन्नई गया था लेटर इसलिए लिया था ना, पर ये तो बहुत पास के ही डिस्टेंस में जा रहा है, ये तो बहुत पास ही जा रहा है। तो पोस्टल क्लर्क बोलती है इट इज अ रूल सर, ये हमारे यहाँ का नियम है सर, एवरी एनवेलप शुड हैव अ स्टैम्प वर्थ ₹5, हर एनवेलप के लिए ₹5 ही चार्ज होता है। फिर माधव कहता है आई डोंट बिलीव यू, मैं तुम पे विश्वास नहीं करता, आई विल गो टू द अनदर पोस्ट ऑफिस, मैं किसी और दूसरे पोस्ट ऑफिस में जाऊंगा। सो अभी हमारा क्वेश्चन है, ये पैराग्राफ आया है हमारा, माधव वेंट टू अ पोस्ट ऑफिस एंड रिक्वेस्टेड द पोस्ट क्लर्क टू गिव हिम अ पोस्टल स्टैम्प फॉर अ लेटर। तो हमें ये पढ़ना है और इसी के अकॉर्डिंग इनडायरेक्ट स्पीच में हमें चेंज करके फिलअप्स को बहुत अच्छे से इजीली भरना है, जो ऑप्शन हमें अप्रोप्रिएट लगे या जो सेंटेंस हमें उसे हमें चेंज करके लिखना है। तो उसके आंसर यहाँ पे है हिम अ पोस्टल स्टैम्प फॉर अ लेटर। तो क्या आएगा कि माधव पोस्ट ऑफिस गया, उसने पोस्टल क्लर्क से रिक्वेस्ट की क्या हिम अ पोस्टल स्टैम्प फॉर अ लेटर, कि उसे क्या चाहिए थी, एक पोस्टल स्टैम्प चाहिए थी अपने लेटर के लिए। तो ऐसे ही हमें सबसे अप्रोप्रिएट जो हमें लगे वो भरना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स फॉर ईच ब्लैंक देयर आर 4 ऑप्शन, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ईच ब्लैंक, द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। तो ये भी एक पैराग्राफ दे रखा है जिसमें फर्स्ट फिलअप के 4 ऑप्शन है, तो जो हमें बहुत इजी लगे मतलब जो हमें सबसे ज्यादा सही लगे हमें वही उसका आंसर फिल करना है ऑप्शन को देख के। तो पढ़ते हम इसे, ग्लोबल वार्मिंग इज एन इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ डैश अर्थ एटमोस्फेयर। तो फर्स्ट में 4 ऑप्शन है एन, द, इन और डी ऑप्शन है ए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा द। लेकिन कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ई देखा तो ई होता है वॉवल्स में भी आता है, वॉवल्स ए ई आई ओ यू, तो ई देख के कुछ लोग यहाँ पे ना एन टिक कर देते हैं, लेकिन यहाँ एन नहीं आएगा। तो अर्थ एक चीज है तो इसके लिए क्या यूज होगा, द यूज होगा। इसी तरीके से आपको सारे ऑप्शंस देखने होते हैं और अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 9 की तरफ, री राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ अ सेंटेंस एज वन सेंटेंस यूजिंग द एप्रोप्रिएट लिंकर्स फ्रॉम द बॉक्स, देयर आर मेनी वर्ड्स देन यू नीड। इसमें हमें पेयर्स दे रखे हैं सेंटेंस के, लेकिन हमें उन्हें रीफ्रेम करना है, एक ही सेंटेंस में करना है। जैसे 2 सेंटेंस होते हैं लेकिन दोनों को हमें एक ही करना है, तो हमें इसमें भी ऑप्शंस दे रखे हैं, लेकिन क्या होता है इसमें हमें ना ज्यादा ऑप्शन दे रखे होते हैं। जैसे इसमें है इफ, बट, बिकॉज, थू, एंड। तो हम फर्स्ट पढ़ते हैं अपना, द बेबी इज क्राइंग, शी इज हंग्री। बच्ची रो रही है, वो भूखी है।
तो हमें देखना है कि इनमें से कौन सा मैच होगा। अब हम इफ लगाएंगे तो इफ तो बिल्कुल नहीं होगा। द बेबी इज क्राइंग इफ शी इज हंग्री, बेबी रो रही है अगर वह भूखी है, तो ये सेंटेंस नहीं बन रहा। तो हमें देखना है कि ऐसा हम इसमें कौन सा वर्ड लगाएं कि जो ये दो सेंटेंस है वो एक बन जाए। तो इसमें आएगा बिकॉज द बेबी इज क्राइंग, बच्ची रो रही है क्योंकि वो भूखी है। द बेबी इज क्राइंग बिकॉज शी इज हंग्री, तो फर्स्ट आंसर होगा बिकॉज। उसके बाद ऐसे सेकंड क्वेश्चन है, यू मस्ट ड्राइव फास्ट यू वांट टू रीच इन टाइम, तो इसमें आएगा इफ। यू मस्ट ड्राइव फास्ट इफ यू वांट टू रीच इन टाइम, गाड़ी तेज चलाओ अगर तुम्हें टाइम पे पहुंचना है तो। ऐसी सी है, सीता कट द ओनियंस गीता पिल द पोटैटोस, तो इसका राइट आंसर एंड होगा कि सीता प्याज काट रही है और गीता आलू छील रही है, तो होगा सीता कट द ऑनियंस एंड गीता पिल द पोटैटोस। तो ऐसे ये क्वेश्चन है जिसमें दो सेंटेंस होते हैं, हमें उसे इन ऑप्शंस की मदद से सॉल्व करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, रिराइट द सेंटेंसेस गिवन बिलो बाय फिलिंग इन द ब्लैंक स्पेसेस विद द पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, यानी कि हमें ये सेंटेंस को रीराइट करना है कि हमें जैसे दे रखा है इसे पढ़ के हमें इसे रीराइट करना है, लेकिन किसमें करना है, पैसिव फॉर्म्स ऑफ द वर्ड, यानी कि पैसिव फॉर्म्स ऑफ द वर्ब होती है वो हमेशा पास्ट में ही आती हैं। अ स्ट्रेंज सेंस ऑफ फियर प्लॉक्ड हिम, उसे एक आवाज ने डरा दिया, तो इसमें ही के साथ लगेगा यहाँ पे वॉज। ही वॉज प्लॉक्ड बाय अ स्ट्रेंज सेंस ऑफ फियर। उसके बाद ऐसी सेकंड है, द साउंड ऑफ अ क्रैकिंग डोर नियर बाय स्टार्टल्ड हिम, दरवाजे की चरचराने वाली आवाज ने उसे डरा दिया, मतलब उसे चौंका दिया। स्टार्टल्ड मतलब होता है चौंकाना। इसका आंसर होगा ही वॉज स्टार्टल्ड बाय द साउंड ऑफ अ क्रैकिंग डोर नियर बाय। ऐसी थर्ड है, एवरीबडी हैड वार्न्ड हिम नॉट टू स्पेंड द नाइट देयर, तो इसका आंसर होगा ही वॉज वार्न्ड बाय एवरीवन, उसे सबके द्वारा चेतावनी दी गई थी कि वो रात वहां पे ना बिताए। तो ऐसे हमें इन सेंटेंस को रीराइट करना होता है पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब की सहायता से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, कंप्लीट द फॉलोइंग कन्वर्सेशन बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स। इसमें भी हमें कन्वर्सेशन को कंप्लीट करना है, लेकिन किससे करना है, WH क्वेश्चन वर्ड से। WH फैमिली आपको पता होगा, व्हाट, हु, हुज, व्हेन, ये सब कुछ होती है WH फैमिली। तो उन्हीं क्वेश्चन वर्ड से हमें अपने सेंटेंस को फ्रेम करना है। तो होटल मैनेजर पूछता है डैश इज योर नेम, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आएगा व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, डैश इज योर होम टाउन, तो इसका आंसर है वेयर इज योर होम टाउन, कि तुम्हारा होम टाउन कहाँ है। तो नीरव क्या बोलता है, आई बिलोंग टू मुंबई इटसेल्फ, कि मैं खुद मुंबई से ही हूँ। तो ऐसी क्वेश्चन नंबर 3 है, डैश डिशेस कैन यू कुक, तुम क्या क्या बना सकते हो, तो इसका आंसर होगा विच। उसके बाद है नेक्स्ट, डैश कैन यू ज्वाइन द होटल, तुम होटल कब ज्वाइन करना चाहते हो, तो इसका आंसर आएगा व्हेन, तुम होटल कब से ज्वाइनिंग करोगे। फिर ऐसी है फिफ्थ, डैश विल वॉच फॉर यू, तुम्हें किसने सजेस्ट किया, यानी कि हु, तुम्हें किसने सजेस्ट किया यहाँ आने के लिए। फिर 6th है, डैश डिड यू लीव हिज एम्प्लॉयमेंट, क्या तुमने उसकी एम्प्लॉयमेंट छोड़ दी है। वाई, क्यों, वाई डिड यू लीव हिज एम्प्लॉयमेंट, तुमने उसकी जॉब, उसकी एम्प्लॉयमेंट क्यों छोड़ी। तो इसका आंसर है ही शिफ्टिंग टू दिल्ली, क्योंकि वो दिल्ली में था। मतलब ये आंसर दिया है नीरव ने इस कन्वर्सेशन का, लेकिन इसका आंसर है वाई, जो ये रहा। तो ऐसे हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो इसमें भी क्या है, वर्ब की सुटेबल फॉर्म्स के अकॉर्डिंग हमें अपने पैराग्राफ को फिल करना है। सेम है कि जो वर्ब की जो फॉर्म हमें इसके साथ ठीक लगेगी वो हमें करना है। तो ऑल बेबी बर्ड्स आर डैश बियर फ्रॉम एग्स, तो बियर का यहाँ पे बॉर्न आंसर आएगा। तो जो वर्ब हमें सबसे ज़्यादा सुटेबल लगेगी हमें उसको फिलअप करके इन सेंटेंसों को ठीक करना है, रिराइट करना है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन, यानी कि सेक्शन डी। उससे पहले मैं एक बार सेक्शन सी को फिर से एनालाइज कर देती हूँ कि इसमें मोस्टली कन्वर्सेशन और फिलअप्स, पैसिव फॉर्म्स ऑफ वर्ब, सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब्स, ऐसे ही क्वेश्चन आता है जिन्हें हमें खुद पढ़ के बहुत इजीली आंसर करना होता है कि किसके साथ कौन सा आंसर आएगा, कौन सी चीज़ सुटेबल रहेगी। तो अब हम अपने नेक्स्ट सेक्शन यानी कि सेक्शन डी की ओर बढ़ते हैं, जो है हमारा लिटरेचर पार्ट। इसके अंदर हमारी बुक में जो चैप्टर्स होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अगर हमने चैप्टर्स पढ़े हो तो बहुत ईजीली हम इन क्वेश्चन के आंसर कर सकते हैं। सो देखते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 or 2 सेंटेंसेस। सो इसमें हमें 1 या 2 सेंटेंस में अपने आंसर को कंप्लीट करना है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द पोएम
अ प्रेयर फॉर हीलिंग, What two things does the poet want us to promote? So, जो पोएम है हमारी अ प्रेयर फॉर हीलिंग, उसमें कौन सी ऐसी 2 चीज़ थी जो कवि चाहता था कि वो प्रमोट हो? द पोएट वॉन्ट्स अस टू प्रमोट जस्टिस एंड पीस। कवि कौन सी 2 चीज प्रमोट करना चाहता था? न्याय और पीस, शांति, यानी कि जस्टिस, न्याय, पीस मतलब शांति। इफ देयर इज नो पीस देयर विल बी डिसबैलेंस, टेंशन, टेरर, सफरिंग एंड वो इन लाइफ। वो कहता है कि अगर शांति नहीं होगी तो वहाँ पे हमेशा टेंशन का माहौल बना रहेगा, आतंक फैला रहेगा, बहुत सारे लोग टेंशन से सफर करेंगे और जिंदगी बिल्कुल आतंक से भरी हुई रहेगी। अ लैंड विदाउट जस्टिस इज द लैंड ऑफ अनार्की एंड लॉलेसनेस। अगर किसी भी भूमि पे न्याय नहीं होगा या किसी भी ऐसी जगह जहाँ न्याय नहीं होगा तो वो हमेशा वहाँ पे क्या रहेगा? हमेशा अनार्की, ठीक है। वहाँ पे हमेशा एक बिना कानून की एक ऐसी जगह रहेगी जहाँ पे कभी ना न्याय मिल सकेगा, ना कभी कोई शांति बनी रहेगी। तो ऐसे ही इसका सेकंड क्वेश्चन है, इन द पोएम 9 गोल्ड मेडल्स व्हाट हैपेंड टू वन ऑफ द एथलीट्स। कि जो हमारी पोएम है 9 गोल्ड मेडल, उनमें से एक एथलीट के साथ क्या हुआ था? तो इसका आंसर है वन ऑफ द एथलीट फेल डाउन ऑन द ट्रैक ऑफ द बिगनिंग ऑफ द रेस। उनमें से एक एथलीट रेस की शुरुआत में ही कहाँ गिर गया था? ट्रैक पे गिर गया था। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30-40 वर्ड्स। तो हमें क्या करना है? इसमें से हमें कोई 2 क्वेश्चन करने हैं और कितने शब्दों में? सिर्फ 30 से 40 शब्दों के बीच हमें अपने आंसर को कवर करना है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाई डिड द मंकीज मेक फन ऑफ द स्क्वायरल। बंदरों ने गिलहरी का मजाक क्यों उड़ाया? तो अब हम इसका आंसर देखते हैं। दे थॉट द स्क्वायरल वाज फुलिश टू थिंक ऑफ बिल्डिंग अ ब्रिज विद पेबल्स एंड टू थिंक इट कुड हेल्प इन बिल्डिंग ऑफ द ब्रिज। जो बंदर थे वो ये सोचते हैं कि गिलहरी बहुत ज्यादा मूर्ख है, जो वो सोचती है कि वो पुल बनाने में और इतना बड़ा पुल बनाने में वो हेल्प करेगी, क्योंकि जो गिलहरी होती है उसके पास इतनी शक्ति नहीं होती, गिलहरी बहुत छोटी सी होती है ना। बट स्क्वायरल डिड नॉट हैव मच स्ट्रेंथ, क्योंकि उसके पास इतनी शक्ति नहीं होती। बट ही कुड स्टिल हेल्प बाय कैरिंग पेबल्स बिकॉज ही वांटेड टू हेल्प लॉर्ड रामा। बट फिर भी जो गिलहरियां थी वो हेल्प कर रही थी, क्यों? क्योंकि वो किसकी मदद करना चाहती थी? वो भगवान राम की मदद करना चाहती थी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड द ओल्ड मैन सन लीव हिम। बूढ़े आदमी के बेटे ने उसे क्यों छोड़ा? ये लास्ट स्टोन मैसन चैप्टर से क्वेश्चन है। तो वन डे द सन गोपाल टोल्ड फादर टू गो टू आगरा एंड डू सम वर्क। एक दिन गोपाल ने, यानी कि बेटे ने, अपने पापा से कहा कि आगरा जाओ और वहां जाके कुछ काम करो। और उसने ये भी कहा कि अगर पापा आप नहीं जाओगे तो मैं वहां जाऊंगा और आपको यहीं छोड़ दूंगा। तो उसके बाद यही हुआ कि बेटा आगरा चला जाता है और पिताजी वहीं रह जाते हैं। ऐसी इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई डिड डॉक्टर कुरियन गिव अप हिज गवर्नमेंट जॉब। डॉक्टर कुरियन ने अपनी गवर्नमेंट जॉब क्यों छोड़ दी थी? ये कॉर्पोरेट एंड प्रॉस्पर चैप्टर में से क्वेश्चन आया है। तो इसका आंसर है, फॉर अ ब्राइट मैन लाइक डॉक्टर कुरियन देयर वाज नथिंग वेरी चैलेंजिंग और इंटरेस्टिंग इन द गवर्नमेंट जॉब। जो डॉक्टर कुरियन थे वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट और एक ब्राइट आदमी थे, बहुत ब्राइट कैरेक्टर वाले पर्सन थे, उनकी पर्सनालिटी बहुत ब्राइट थी और उनको मतलब जो गवर्नमेंट जॉब थी उनके पास, उसमें उन्हें कोई चैलेंज नहीं लगा, उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था उसमें। तो वो क्या करना चाहते थे? ही वांटेड टू समथिंग व्हिच वुड मेक अ डिफरेंस टू पीपल्स लाइफ एंड क्रिएट हिस्ट्री। और वो कुछ ऐसा करना चाहते थे जो दूसरों की जिंदगी से अलग हो और एक इतिहास हो, अपने आप में इतिहास बन जाए, बहुत एक हिस्ट्री क्रिएट हो जाए। तो इसीलिए उन्होंने अपनी क्या करी? गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय चूजिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो। इसमें क्या होता है? इसमें क्वेश्चन होते हैं और मतलब एमसीक्यू टाइप होता है कि इसमें आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, ऑप्शंस होते हैं, और अगर हमने स्टोरीज पढ़ रखी हो तो हम इसके आंसर बहुत इजीली कर सकते हैं। ये अलग अलग चैप्टर से वन वर्ड टाइप क्वेश्चन होते हैं। तो जो फर्स्ट है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज बोर्न इन डैश। तो ये हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से आया है। तो कहाँ पैदा हुए थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान? तो हमारे ऑप्शंस है, ए वाराणसी, बी दिल्ली, सी कोलकाता और डी दुमराव। तो जिसने भी चैप्टर पढ़ा होगा उसे इजीली पता होगा कि जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे वो कहाँ पैदा हुए थे? वो दुमराव में पैदा हुए थे। तो इसका करेक्ट आंसर है दुमराव। ऐसी क्वेश्चन नंबर 2, आनंद भारती इज द नेम ऑफ डैश। तो ये केयरिंग फॉर अदर से आया है। आनंद भारती किसका नाम था? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, अ 10 ईयर ओल्ड स्टूडेंट, एक 10 साल के बच्चे का। बी, जानकी अय्यर स्कूल, सी, अ टीचर एट नीदा, और
डी अ सिक लेडी एट मदर टेरेसा होम। तो इसका करेक्ट आंसर है अ सिक लेडी एट मदर टेरेसा होम। अब नेक्स्ट है द शूसाइन वॉज पजल्ड एंड हर्ट बिकॉज। वो पजल था और दुखी था, क्यों? ये द शूसाइन चैप्टर में से है, तो इसका ऑप्शन ए है द नरेटर सेड ही वॉज बैडली इन अ नीड ऑफ मनी। ऑप्शन बी है ही थॉट द नरेटर वॉज मेकिंग फन ऑफ हिम। ऑप्शन सी है द नरेटर लाफ्ड एट हिम। और ऑप्शन डी है ही वांटेड टू क्लीन द नरेटर शूज। तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है कि जो नरेटर है उसने ये कहा था उसे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसीलिए वो हर्ट हुई थी। बी ऑप्शन है कि उसे ऐसा लगा था कि जो नरेटर है वो उसका मजाक बनाएगा। ऑप्शन सी है द नरेटर लाफ्ड एट हिम, उसे लग रहा था कि नरेटर उस पे हंस रहा है। या फिर डी ही वांटेड टू क्लीन द नरेटर शूज, या फिर वो चाहता था कि वो नरेटर के शूज क्लीन करे। तो इसका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है ही थॉट द नरेटर वॉज मेकिंग फन ऑफ हिम। उसको ऐसा लग रहा था कि नरेटर उसका मजाक उड़ाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट फॉलो। तो ये जो हमारी बुक में जो चैप्टर होते हैं उसमें से किसी भी एक चैप्टर का एक पैसेज आ जाता है, किसी भी चैप्टर में से आ सकता है। ये जो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पैसेज किया था ये उसकी तरह नहीं होता कि हमें इन सारे क्वेश्चन के आंसर इस पैसेज में मिल जाएंगे। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, इजीली पढ़ा है, तो ही हमें इनके आंसर मिल सकते हैं। तो ऐसे ये आपका द पैरट हु वुड नॉट टॉक चैप्टर का एक स्टैंजा है, उसके क्वेश्चंस आ रखे हैं। तो अगर हमने स्टोरी पढ़ रखी है तो हम इजीली इसके आंसर को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये पैसेज भी बहुत इजी होता है, इसके लिए आपको स्टोरी पढ़नी इंपॉर्टेंट होती है। इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 17 होता है, वो भी एक पैसेज आता है, वो भी पैसेज होता है सेम, वो भी किसी भी स्टोरी का हो सकता है। कभी कभी पैसेज की जगह पोएम के स्टैंजास आते हैं। तो इसी तरीके से हमें बस पढ़ना होता है। अगर हमने चैप्टर को डीपली पढ़ा है तो हम इनके आंसर दे सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के आंसर इन पैसेजेस में से नहीं मिलते, और मिल भी जाते हैं तो हमें उन्हें रीफ्रेम करना होता है खुद अपनी लैंग्वेज में। सो क्वेश्चन नंबर 18, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। तो इसमें भी स्टेटमेंट्स दी हुई है और हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करके अपने आंसर को चूज करना है। तो फर्स्ट है द वीवर से दैट दे आर वीविंग अ ब्राइट ड्रेस फॉर अ डैश। ये इंडियन वीवर से आया हुआ है। तो इसमें पूछा गया है कि जो बुनाई करने वाले थे वो एक ब्राइट ड्रेस किसके लिए बुन रहे थे। तो ऑप्शन ए है क्वीन, ऑप्शन बी है पीकॉक, ऑप्शन सी है बर्ड और ऑप्शन डी है डेड मैन। किसी रानी के लिए, मोर के लिए, पक्षी के लिए, या फिर किसी मुर्दा आदमी के लिए। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, यानी कि इसका करेक्ट आंसर है क्वीन। वो एक रानी के लिए ब्राइट ड्रेस बना रहे थे। इन व्हाट वे डू द टॉल ट्रीज बिहेव लाइक काइंड ह्यूमन बीइंग्स। तो सेकंड पार्ट क्या है इसका कि इन व्हाट वे डू द टॉल ट्रीज बिहेव लाइक काइंड ह्यूमन बीइंग्स। किस वे में जो बड़े पेड़ थे वो ह्यूमन बीइंग्स की तरह दयालु थे या उन्हीं की तरह रिएक्ट करते थे। तो ये टॉल ट्रीज में से आया हुआ है। तो ऑप्शन ए है दे स्पीक टू एनिमल्स, क्या वो जानवरों से बात करते थे। ऑप्शन बी है दे डू अ लॉट ऑफ वर्क, या वो बहुत सारा काम करते थे। ऑप्शन सी दे शाइन डाउन ऑन द अर्थ, और ऑप्शन डी है दे केयर फॉर ऑल बीइंग्स ऑन अर्थ, वो अर्थ पे रहने वाले सभी जंतुओं की हेल्प करते थे। तो इसका करेक्ट आंसर है सी दे शाइन डाउन ऑन द अर्थ, वो पृथ्वी पर चमकते थे। तो इसका सी बिल्कुल राइट आंसर है। ऐसी क्वेश्चन नंबर 19 है रीड द स्टैंजा गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये ट्रुथ पोएम में से स्टैंजा आया है हमारा। तो लेट्स रीड। स्टिक्स एंड स्टोन्स में ब्रेक माई बोन्स बट वर्ड कैन ऑल्सो हर्ट मी। स्टिक एंड स्टोन ब्रेक ओनली स्किन वाइल वर्ड आर गोस्ट दैट हॉन्ट मी। तो इसमें कवि कह रहा है कि जो पत्थर और लकड़ियां है वो सिर्फ मेरी हड्डी तोड़ सकती हैं, लेकिन जो शब्द है वो मुझे अंदर तक दर्द और तकलीफ देते हैं। स्टिक एंड स्टोन्स ब्रेक ओनली स्किन, जो लकड़ियां पत्थर से किए गए वार है वो सिर्फ मेरे हाथ पैर तोड़ सकते हैं, मेरी त्वचा को छील सकते हैं, लेकिन जो वर्ड्स है वो मुझे बहुत भयानक लगते हैं, एकदम भूतों की तरह प्रतीत होते हैं, जो ऐसा लगता है कि मेरा शिकार कर रहे हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर ए है हाउ डू स्टिक एंड स्टोन हर्ट पीपल। स्टिक और स्टोन लोगों को कैसे हर्ट करते हैं। सो कैसे करते हैं। स्टिक एंड स्टोन ब्रेक द बोन्स ऑफ पीपल, वो लोगों की हड्डियों को तोड़ देते हैं। अब बी है बिसाइड स्टिक एंड स्टोन व्हाट अदर थिंग कैन पेन यू। स्टिक एंड स्टोन के अलावा कौन सी ऐसी चीज है जो हमें दर्द दे सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर है वर्ड्स। शब्द हमें स्टिक एंड स्टोन के अलावा सेम वैसे ही पेन दे सकते हैं। सी है हाउ डू स्टिक एंड स्टोन्स एंड वर्ड्स हर्ट अस इन डिफरेंट वेज। हमें स्टिक एंड स्टोन और जो वर्ड्स है वो डिफरेंट वेज में किस तरीके से दर्द पहुंचा सकते हैं, तकलीफ पहुंचा सकते हैं। तो सेम है द स्टिक एंड स्टोन कैन ब्रेक अवर बोन्स, जो लकड़ियां और पत्थर से किए गए वार है वो सिर्फ हमारी हड्डियां तोड़ेंगे, बट द वर्ड कैन हर्ट टू अवर हर्ट, लेकिन जो शब्द है
वो हमारे दिल को तकलीफ पहुंचाएंगे। हाउ आर वर्ड लाइक गोस्ट, डी है हाउ आर वर्ड्स लाइक गोस्ट, वर्ड कैसे हमें भूतों की तरह प्रतीत हो रहे हैं, जो बुरे शब्द होते हैं ना वो हमें उनकी तरह लगते हैं। सो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 100 वर्ड्स। तो इसके अंदर हमें 100 शब्दों के अंदर हमें दोनों में से एक क्वेश्चन करना होता है जिसका आंसर हमें बहुत अच्छे से आता हो, बहुत इजीली आता हो, हमें वो अटेम्प्ट करना होता है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट डिड द टाइगर थिंक अबाउट ह्यूमन बीइंग बिहेवियर व्हेन ही एंटर्ड द टाउन, व्हाट ही डिड वांट टू टेल देम। सो इसका आंसर है, टाइगर्स व्यू अबाउट द ह्यूमन बीइंग वेरी शॉक एबल व्यू दैट व्हेन दे सी अ टाइगर दे स्टार्ट रोमिंग अराउंड हियर एंड देयर। जो टाइगर का व्यू था ह्यूमन बीइंग को लेके बहुत बहुत शॉक्ड था, क्योंकि जैसे ही लोगों ने उसे वहां देखा टाउन में तो वो इधर उधर जाने लग गए। दे स्टॉप देयर वर्क, उन्होंने अपना काम रोक दिया, एंड रन अवे फ्रॉम दैट प्लान सेव देयर लाइफ, और वो वहां से भागे और वो प्लान सोचने लग गए अपनी जिंदगी को बचाने के लिए। एज पीपल थिंक्स दैट टाइगर विल किल देम, और उन्हें ऐसा लगा कि जो टाइगर है वो उन्हें मार देगा और क्या करेगा, खा जाएगा, ईट देम। बट टाइगर थिंक्स इन माइंड दिस आई विल डू व्हेन आई एम हंग्री। बट टाइगर था, वो अपने दिमाग में सोच रहा था कि मैं ऐसा जरूर करता, पर मैं ऐसा कब करता जब मैं भूखा होता। लेकिन दिस टाइम आई एम नॉट फीलिंग हंग्री, लेकिन उस समय उसे भूख नहीं लग रही थी, उसका जो स्टमक था वो फुल था, यानी कि उसका पेट था वो बिल्कुल भरा हुआ था। कब? जब उसने उस शहर में एंट्री की थी। देन आई एंटर्ड इन अ टाउन, पीपल गॉट स्केयर्ड एंड रन फॉर देयर लाइफ। जो लोग थे वो डर से इधर उधर भाग रहे थे और अपनी जिंदगी को बचाने की कोशिश कर रहे थे। द शॉपकीपर पुल डाउन देयर शटर, और जो दुकानदार थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने दुकानों के जो शटर थे उन्हें नीचे गिरा दिया था। पीपल हाइड देमसेल्व्स अंडर ब्रिजेस, लोगों ने अपने आप को पुलों के नीचे छुपा लिया था, कोई पेड़ के नीचे छुप गया था, कोई पिलर्स के पीछे छुप गया था। आई वॉज सरप्राइज्ड एट देयर स्ट्रेंज बिहेवियर, तो टाइगर कहता है मैं उनके इस अजनबी और डरे डरे व्यवहार से बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो गया। आई स्टॉप फॉर अ मोमेंट एट द डोर ऑफ अ रेस्टोरेंट, और मैं कुछ देर के लिए एक रेस्टोरेंट के मेन दरवाजे पर रुका। पीपल ईटिंग मील्स और टैपिंग कॉफी वर अफ्रेड, लोग डर में थे, उनका खाना उनका पीना उसे भी वो डर डर के कर रहे थे। आफ्टर दैट आई ले डाउन ऑन द कूल स्टोन फ्लोर, और उसके बाद मैं एक स्टोन के ठंडे फ्लोर पर लेट गया। अब इसका सेकंड पार्ट जो और में पूछा गया है वो क्वेश्चन है, व्हाट इज आनंद भारती, आनंद भारती क्या है। हाउ इज जानकी अय्यर हेल्पिंग यंग डोमेस्टिक वर्कर्स गेट द एजुकेशन एट आनंद भारती, और जो जानकी अय्यर थी उन्होंने कैसे वर्कर्स की हेल्प की और उन्हें कैसे एजुकेशन प्रोवाइड करवाई एट आनंद भारती। सो इसका आंसर है, आनंद भारती इज अ नॉन फॉर्मल स्कूल। आनंद भारती जो था वो एक नॉन फॉर्मल स्कूल था। इन दोज डेज इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ डोमेस्टिक वर्कर्स टू गेट एजुकेशन, और उन दिनों ये बहुत मुश्किल होता था कि किसी भी घरेलू कामगार करने वाले लोगों को शिक्षा मिल सके। इट वॉज अ वेरी रिमार्केबल चॉइस ऑफ जानकी अय्यर हु वांट्स टू गेट एजुकेशन फॉर डोमेस्टिक वर्कर एट आनंद भारती, और उन दिनों ये बहुत ज्यादा खुशी की बात थी कि जो जानकी अय्यर थी उन्होंने ये सोचा कि वो उन लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाएगी आनंद भारती में। जानकी अय्यर इज अ 70-year old सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल वुमेन। जो जानकी अय्यर थी वो 70 साल की एक बहुत ही दयालु और सॉफ्ट हार्टेड टाइप सच्चे दिल की एक औरत थी। हु टेक्स केयर ऑफ द नीड्स ऑफ अदर, जो दूसरों की जरूरतों का बहुत ख्याल रखती थी। शी टेक्स ओवर भाग्याज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लुकिंग आफ्टर हर लिटिल सिस्टर, उन्होंने अपने ऊपर भाग्या की पूरी जिम्मेदारी ले ली थी आफ्टर हर लिटिल सिस्टर सो दैट भाग्या कैन स्टडी, ताकि भाग्या पढ़ सके। जानकी अय्यर इज वेरी सीरियस अबाउट एजुकेशन फॉर गर्ल्स, जो जानकी अय्यर थी वो लड़कियों की शिक्षा को लेके बहुत ज्यादा सीरियस थी एंड कैन टोलरेट केयरलेसनेस अबाउट स्टडीज, और वो स्टडीज को लेके केयरलेस मतलब स्टडी को लेकर की गई, पढ़ाई को लेकर की गई किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करती थी। द टी एंड द स्टूडेंट्स वर्क वेरी हार्ड टू अचीव देयर एजुकेशन गोल, वो और बच्चे एजुकेशन को अचीव करने के लिए, अपने गोल्स को, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए पढ़ाई में बहुत मेहनत करते थे। तो इस पार्ट के अंदर सेक्शन डी लिटरेचर के अंदर हमने जाना
कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, हम उन्हें कैसे अटैम्प्ट करते हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन हो तो उसे कैसे लिखते हैं, 30-40 मार्क्स के हो तो उसे कैसे अटैम्प्ट करते हैं, पैसेज स्टैंजा को कैसे सॉल्व करना है, इसमें ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं। सो इस तरीके से हमने हमारे सारे क्वेश्चन पूरे कर लिए। मैंने हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको ब्रीफली एक्सप्लेन किया है और इस वीडियो में बताया है कि हमें कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से अटैम्प्ट करना होता है। सो आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और इस नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू।